हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप कि सारे अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अपने ईवीएस पेडागोजी को लेकर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ईवीएस पेडागोजी को लेकर के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते हैं सर कि जो हमारा सीटेट का पेपर होता है, सीटेट के अंदर हम लोग 15 नंबर का थ्योरी का सेक्शन होता है और 15 नंबर की ही पेडागोजी होती है। 15 नंबर जिसके अंदर अलग थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं और 15 ही क्वेश्चन क्या होते हैं प्यारे बच्चों, पेडागोजी के होते हैं। तो ये 15 वाले इंपॉर्टेंट है और ये 15 बहुत आसान होते हैं सर। ये 15 बहुत आसान होते हैं, इसके अंदर कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं होती। हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग देखना कितनी आसानी से हम उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि जब भी हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जब भी हम पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं मेरे बच्चों, तो पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करने के लिए हमें बस एक बात मान के चलनी होती है कि हम टीचर हैं। बस अगर पेपर में आपने ये मान लिया कि हम टीचर हैं, हम टीचर लगे हुए हैं और हमें बच्चों को पढ़ाना है, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। कैसे? तो आओ देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये सारे वो प्रश्न हैं जो कभी ना कभी पेपर में आपके सीटेट में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, देखो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन देगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछेगा, तो आप लोग बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चनों का आंसर बता सकते हैं मेरे भाई। कैसे? क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? अब देखो, ये कोई इंसान तभी जवाब सही दे सकता है जब वो ये माने कि वो टीचर है, और ये कह भी रहा है। देखो, ये कह रहा है आप एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक है, आप ईवीएस के एनवायरनमेंट के एक नए शिक्षक है। भाई सब नए मतलब नियुक्त हुए, आपका सिलेक्शन हुआ, अभी अभी आप जाके ज्वाइन करने वाले हैं। तो आपकी जो सबसे पहली प्राथमिकता, आप किस चीज़ को प्रियोरिटी देंगे? 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों में से आपको बेस्ट सेलेक्ट करना है। बताओ, इससे आसान कोई चीज़ हो सकती है? कैसे? देखो, कह रहा है कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करेंगे। भाई साहब, ये कोई बात तुक की बनी? भाई आप पहली बार गए, सबसे पहले प्रायोरिटी कह देंगे भाई क्लास के अंदर कौन धीमे सीख रहा है, कौन स्लो सीख रहा है, कौन बड़ा फास्टली पढ़ रहा है। ये कोई तुक नहीं बना। आगे देखते हैं सर, शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करोगे। सर, ये नोट्स वोट्स तैयार करना एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं होती। ठीक है, बाकी बच्चे कहते रहते हैं नोट्स नोट्स, वो अलग बात है। दूसरा कह रहा है शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, पहले से पाठ की योजना तैयार करना। सर, इन चारों ऑप्शंस में से आपको बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना होता है। तो बेस्ट आंसर क्या होता है? शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। भाई साहब, ठीक है, उनको किस तरह के वो समाज में जाकर के आगे किस तरह के वो क्या बनतेंगे, समाज को किस तरह से आगे चलाने वाले बच्चे बनेंगे वो। तो ये चीज़ आपको अपने शिक्षार्थियों के अंदर उनका प्रोफाइल, उनका कुछ ऐसा डाटा तैयार करना है जिससे वो समाज अपनी संस्कृति के लिए किस तरह से आगे चल के अपना काम कर सके। राइट, आगे देखते हैं सर अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन देखो जी, इस क्वेश्चन में भी ऐसे ये सारे प्रश्न वो हैं जो आपके पेडागोजी के क्वेश्चन है और जो आपके पेपरों में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछे गए हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये कह रहा है ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है ईवीएस की कक्षा जो होती है, इन्वायरमेंट की कक्षा है, आप लोग स्कूल में टीचर हैं, तो इन्वायरमेंट की जो क्लास होती है, इस क्लास में आप किस किस कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो कर सकते हैं। 4 इन्होंने स्टेटमेंट दिए, इन चारों को पहले ध्यान से पढ़ना है और अपने हिसाब से अपना दिमाग से आंसर लगाना है। ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश नहीं करना है, अपने हिसाब से आंसर लगाओगे तो 101% आपका आंसर सही होगा। कैसे गुरुजी? देखो भाई समझो, पहला कह रहा है छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए ये प्रदर्शन कर सकते हैं क्या? भाई कोई भी विद्यार्थी है, आप वो सीख रहा है, किसी भी चीज़ को लर्न कर रहा है, वो उसको अपने दम पे सीखने और उसके अंदर वो स्किल डेवलप करने के लिए आप उसमें सहायता के लिए, ठीक है, ये कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि भाई बच्चा के पास कुछ एक्सपेरिमेंट हो जिससे बच्चे के अंदर खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड हो,
खुद उसके अंदर किसी चीज़ को जानने की, किसी चीज़ को सीखने की इच्छा हो, जिससे उसके अंदर क्या हो, उसका कौशल विकास मतलब उसकी स्किल डेवलप हो। ये पहली स्टेटमेंट। दूसरा क्या कह रहा है, वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसी का पालन करें। ये भाई साहब बिल्कुल पूर्ण रूप से ये तो गलती हो जाएगी। भाई साहब बड़ी कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसी का पालन करें। क्यों भैया, जो चीज़ें ऑलरेडी हो रही है हम क्यों पालन करें? हम कोई अच्छा करें ना, कोई क्रिएटिव करें जिससे बच्चा सीख सके, जिससे बच्चे को फायदा हो। पीछे वाली वो थोड़ी परंपरा थोड़ी चलानी है, परंपरागत थोड़ी है। दूसरा कह रहा है, छात्रों के द्वारा उठाए गए प्रश्नों के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन का रिकॉर्ड करने के लिए। भैया आप लोग क्या, जो आपके विद्यार्थियों ने, जो छात्रों ने आपकी क्लास के अंदर जो सवाल प्रश्न उठाए, उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर विचार करने के लिए, उनके विश्लेषण अवलोकन उनका रिकॉर्ड करने के लिए, उनका रिकॉर्ड थोड़ी भाई कितने बच्चों ने क्या कैसे क्वेश्चन उठाए, नहीं देखते हैं, हो सकता है। अगला कह रहा है, क्लास में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। भाई आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, छात्रों को कंट्रोल करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ये कह रहा है आप ईवीएस की क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करना है आपको, तो आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो भाई साहब ओबेसी बात है यार, जहां तक कि यहां पर लग रहा है फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए कि सर छात्रों को अपने दम पर सीखने और उनके अंदर जो कौशल है को डेवलप, जो उनके अंदर स्किल है उस स्किल को डेवलप करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए आप उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट एक्सपेरिमेंट होगा, ये हमारा अच्छा एग्जाम्पल होगा, ये हमारा अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा अगर क्लास में टीचर बच्चों के साथ करता है तो। क्योंकि सर इससे एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, बच्चे की स्किल डेवलप होती है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बच्चा आगे चल के किसी भी प्रॉब्लम को फेस करता है, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या को अगर उसके सामने आती है तो उसको टैकल करने का, उसको हैंडल करने का बच्चे के पास क्या होता है, एक विल पावर होती है, एक इच्छा शक्ति होती है, क्योंकि उसके अंदर स्किल डेवलप हो चुका है, उसके अंदर कौशल विकास हो चुका है, जिससे फिर बच्चा बड़ी आसानी से चीज़ों को आगे आने वाले समय में हैंडल कर पाएगा। क्लियर है भाई। इसीलिए एनवायरनमेंट साइंस का मतलब ये होता है बेटा, आपके आसपास की जो चीज़ें हैं, आपके आसपास का जो वातावरण है, इन्हीं चीज़ों में क्या क्या समस्याएं आ सकती है और कैसे इस इन्वायरमेंट को देखते हुए बच्चे को सारी इन्हीं इन्वायरमेंट्स के ज्ञान देना है, बच्चे को आगे चल के सर एक अच्छा नागरिक बनाना होता है या एक अच्छा स्टूडेंट बनाओगे तो भी। ये ईवीएस इसीलिए छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है सर, और प्राइमरी टीचर्स का काम ही ये होता है सर, ठीक है, प्राइमरी टीचर्स का काम ही ये होता है। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। सर जो प्राइमरी लेवल के ऊपर होता है उसके अंदर जो बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, बच्चे को असेस करते हैं, असेसमेंट बच्चे की होती है, तो जो मूल्यांकन करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, ये आगे कह रहा है, शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंचरित शिक्षक अवलोकन। ये कह रहा है कि भैया जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों के अभिभावक होते हैं पेरेंट्स, जो स्टूडेंट है उनके पेरेंट्स, और जो टीचर है और जो शिक्षक है उनके बीच में आपसी क्या होना चाहिए बेटा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, उसमें क्या होता है, उनके बीच में आपसे डिस्कशन होता है कि बच्चा में ये दिक्कत है, बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम फेस हो रही है ना, तो हम मिलके उसमें क्या काम कर सकते हैं, हम आपस में देखो, अब ना ही तो अकेला शिक्षक कुछ कर सकता, ना ही अकेले अभिभावक कुछ कर सकते, दोनों की ही यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोऑपरेट होना जरूरी होता है, ठीक है, प्राइमरी लेवल के ऊपर। बाद में तो बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है, बाद में बच्चे को डांटा वाटा भी जा सकता है थोड़ा सा, हालांकि ये गलत है, ठीक है, तो बाद में शिक्षक भी उसको लपेट देता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्राइमरी स्तर पर कह रहा है, प्राथमिक लेवल के ऊपर, ठीक है, प्राइमरी लेवल के ऊपर। तो पहले क्वेश्चन ये हुआ, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो एक बार, सारों पढ़ने, चारों पढ़ने, हो सकता है इससे भी बेस्ट कोई मिल जाए अपने को, हाँ क्या ना, वेरी गुड। अगला देखो, ध्यान रखना, जब भी पेडागोजी का क्वेश्चन करो आपको चारों स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी, चारों के चारों आंसर्स को आपको पढ़ना है, चारों ऑप्शंस को। अगला कह रहा है, प्रत्येक सप्ताह दिए गए औपचारिक परीक्षण और खेल परीक्षण शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। भैया ये कोई तुक की बात नहीं बनती सर, रिकॉर्ड करना और बच्चे की स्किल को सुधारना, इट्स
डजन अलग मैटर है सर, ये रिकॉर्ड करना अलग काम है। इसमें बच्चे की स्किल पे अच्छी टीचिंग और नॉन टीचिंग से और बच्चे के मूल्यांकन से इसके ऊपर कोई लेना देना नहीं पड़ रहा, ठीक है। दूसरा कह रहा है वर्ष के अंत और अर्धवार्षिक परीक्षाएं, ये परीक्षाओं का हाँ तरीके हैं, बेस्ट तरीका हो सकता है, ठीक है, बेस्ट तरीका देखना है। मूल्यांकन इससे भी किया जाता है, मूल्यांकन परीक्षाओं से भी किया जाता है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर ऐसा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, समझ रहे हो। ये प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। छोटे बच्चे जब इतू से बच्चे, क्या उनकी परीक्षा लोगे, क्या पेपर लोगे यार। अगला कह रहा है पास या फेल होने के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते उसको होमवर्क देना, ये देना वो देना। बिल्कुल सर, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ये बात बिल्कुल ठीक लगी मेरे को। शिक्षार्थियों और अभिभावकों के बीच जो अध्यापक है उसका आपसी तालमेल, आपसे उनकी कोलैबोरेशन, आपसे उनकी टीचर पेरेंट्स मीटिंग, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो बच्चे के अंदर कमियां हैं, बच्चे के अंदर उन कमियों को सुधार कर, उन कमियों को पता लगा के उनको सुधार कर उसको एक अच्छे तरीके से उसको मूल्यांकित उसका किया जा सकता है। बेस्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन है पर हाँ, ये कह रहा है ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। स्टोरी टेलिंग, भाई आप ईवीएस की क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप बच्चों को कोई स्टोरी बता रहे हो सर, आप कोई किसी प्रकार की आपको स्टोरी बता के बच्चों को पढ़ाना है, स्टोरी टेलिंग। आप बच्चों को स्टोरी बता रहे हो, आप बच्चों को कहानी बता रहे हो कि भैया ये हुआ, ऐसे हुआ था, ये मतलब कहानी बना के किसी चीज़ को समझाना, ये प्रभावी शिक्षण की रणनीति है। इससे क्या होता है, ये अच्छा एक शिक्षण माना जाता है। अगर आप छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, इस तरह की पोइट्री, कहानियाँ, ये चीज़ें होती है सर। एक बार जंगल में शेर होता था, ये मतलब बच्चा इंटरेस्ट लेके सुनता है, कहानियाँ सुनने में बच्चे को इंटरेस्ट आता है। और ये प्राइमरी लेवल के ऊपर बहुत अच्छी विधि होती है स्टोरी टेलिंग, कहानी सुना के बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। अब ये एक प्रभावी शिक्षण है, मतलब ये एक इफेक्टिव मेथड है कहानी सुना के बच्चे को पढ़ाना। ये जो मेथड है, इस मेथड के अंदर कहानी सुना के पढ़ाने से बच्चे के अंदर क्या होता है, तो ये अपने पास 4 ऑप्शंस है। इन 4 ऑप्शंस में से देखते हैं सर कौन सा आएगा। पहला कह रहा है यह सीखने वाले को सुनने की क्षमता विकसित करती है। भैया सुनने की क्षमता क्यों विकसित करती है, कि कहानी सुनाने से कौन सी सुनने की क्षमता विकसित हो जाएगी भैया, ये तो बिल्कुल ही गलत, बेतुक आंसर है ये। यह एक दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पनाओं करने की क्षमता को विकास करती है। चलो इसमें भी ठीक ठाक कह सकते हैं। ये कह रहा है इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता। अबे भैया ये कौन सी क्षमता डेवलप होगी भैया, ये तो बिल्कुल गलत हुआ। तीसरा ऑप्शन तो भैया आप स्टोरी टेलिंग, इतने छोटे छोटे बच्चे आप उनको कहानी सुना के कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसमें उसके बच्चे के अंदर कहानी लेखन की क्षमता कैसे डेवलप हो जाएगी, तो दिस इज़ द गलत आंसर। अगला कह रहा है इस पाठ को बहुत रोचक बनाता है। नहीं सर, बनाता है लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं, ये नहीं लगा मेरे को। सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा, यह दूसरे के संदर्भ से स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करती है। बेटा ये स्टोरी टेलिंग का मकसद क्या होता है, ये उस स्टोरी के द्वारा बच्चा क्या करता है, कल्पना करता है। बच्चा किसी चीज़ को इमेजिन करता है, बच्चे के अंदर इमेजिनेशन होता है किसी भी चीज़ को लेकर के कि अच्छा जे होता तो जे क्या होता है ना। तो इसके अंदर, गुड मॉर्निंग साक्षी, तो इसके अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर उस क्षमता का विकास होता है कि वो क्या कर सके, वो इमेजिनेशन कर सके, किसी चीज़ को लेकर के कुछ सोच सके, इमेजिन कर सके कि हाँ ये होता तो ये, अच्छा शेर आ गया जंगल में, शेर आ गया तो क्या होगा, है ना। ये इस तरह की स्टोरी टेलिंग है ना, जिससे क्या होता है उसके अंदर वो जो कंडीशन है, उस स्थिति के अंदर उस कंडीशन को बच्चा परिकल्पना करके और अपने अंदर उस चीज़ों को डेवलप कर सकता है। अपने अंदर वो एक काबिलियत, उनकी जो कल्पना, उनकी जो इमेजिनेशन करने की जो क्षमता होती है, उसके अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। इसीलिए स्टोरी टेलिंग इज द गुड मेथड। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राइमरी स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ध्यान से देखना। और ये भी एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आप जब भी पेपर देने जाओ आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और यहाँ पर ये नहीं वाला ज़रूर देखना है, क्योंकि कई बार ना हम फ्लो में ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे नहीं लिखा है ना, और हम सोचते हैं यहाँ पे है लिखा हुआ है। ये बड़ी गलतियाँ होती है सर, बहुत बार इट इज़ अ मेजर चांस ऑफ गलती का सबसे मेजर चांस है, बहुत मेजर चांस है, बहुत बार बच्चों से हुए, ठीक है। मैं कंटिन्यूसली ऐसी चीज़ों के बारे में, मेरे से भी होती हैं, ठीक है, सभी से हुई है,
तो मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत बार बच्चों से सुनता हूँ। देखो क्या नहीं है, पूछा प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना बच्चे के अंदर। दूसरा कह रहा है संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समवेशी और व्यवहारिक गतिविधियों का संकलन करना। दूसरा कह रहा है मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों की आत्मसात करना। कौन सा नहीं है? पहला है जी, बिल्कुल पहले वाला सही है, क्योंकि देखो अब बच्चे के अंदर बच्चे के अंदर अगर उसके जो प्रकृति है, नेचर और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करना ही तो उद्देश्य होता है। बिल्कुल होता है सर। दूसरा कह रहा है संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल को विकास की ओर ले जाना। बिल्कुल सर, इसीलिए तो बच्चे को प्राइमरी लेवल पे पढ़ा दें ताकि उसका जो माइंड है, उसका जो कौशल है, उसका जो डेवलपमेंट है, उसकी स्किल जो उसको सुधारा जा सके। बिल्कुल सही है सर। दूसरा कह रहा है जीवन और पर्यावरण की चिंता से दूर मूल्यों को आत्मसात करना। बिल्कुल भाई साहब, इनको पर्यावरण की चिंता के भाई अपने इन्वायरमेंट के अंदर कैसे इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हो तो इन्वायरमेंट में आप ओबीसी बात है सर, इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, हमें ये बातें नहीं करने चाहिए, ये काम करने चाहिए। तो ओबीसी बात है सर, ये भी सिखाओगे, ये भी सिखाओगे, ये भी सिखाओगे, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भैया ये हमारा उद्देश्य नहीं होता, हमारा एम ये नहीं होता कि मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। भाई शब्द और परिभाषाएं ही समझाना बच्चे को उचित नहीं होता। बच्चे को उसका आत्मसात, बच्चे को उसकी नॉलेज देना, बच्चे को उसको समझाना, बच्चे को उसको ये नहीं कि शब्द बताए और व्याख्याएं बताई, उसकी डेफिनेशंस बताई, काम खत्म, है ना। पर्यावरण हमारे चारों ओर का आवरण होता है, बस काम खत्म। इसमें हवा पाई जाती है, पानी, पेड़ पौधे, जो भी तुम देख रहे हो वो सब कुछ एनवायरनमेंट है। नहीं 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 नहीं, तो उसमें बच्चे को क्या मिला? बच्चे को क्या मिला? बस खत्म बात, एनवायरनमेंट है गुरुजी बस। लेकिन उसके अंदर उस एनवायरनमेंट की जो चिंताएं हैं, उसके अंदर क्या क्या खतरे चल रहे हैं, क्या क्या उसके अंदर बच्चे को मतलब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है, हमारे क्लाइमेट में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में बच्चे को जानकारी देना ही उद्देश्य होता है ना। अब बच्चा चारों तरफ का एनवायरनमेंट, चारों तरफ का जो वातावरण है वो पर्यावरण है, बस ये सीख लिया तो बच्चा कौन सी चीज़ उखाड़ लेगा भैया, समझ रहे हो। तो इट इज़ द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। ठीक है, हाँ, जानवरों के ऊपर क्या क्या बोझ है इसके ऊपर एक कक्षा ले रहा है, क्लास चल रही है बेटा। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है, एक मैडम है, एक वीडियो दिखाती है जहां एक गधा सामान से भरा हुआ है, गधे के ऊपर सामान लदा हुआ है भाई, और गधा चलते समय लंगड़ा कर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा भैया एक क्लास चल रही है ईवीएस की, जिसमें जो अध्यापक है उनको जो ईवीएस पढ़ा रहा है, दक्ष भाई गुड मॉर्निंग, उनको एक अध्यापक है उनको ईवीएस पढ़ा रहा है और उस समय पढ़ाते समय वो उनको एक वीडियो दिखाता है। जिस वीडियो में क्या है, जिस वीडियो में तो अपने ना, आपको मैं पहले कह चुका हूँ सर, आपको ये मान के चलना है कि हम टीचर और हमारे साथ ऐसी कंडीशन है, 101% आप क्वेश्चन को सही करोगे। तो वो क्या दिखाना चाह रहा है बच्चों को? तो वो बच्चों को ये दिखाना चाह रहा है, वो दिखाता है कि वीडियो में एक गधा है, गधे के ऊपर सामान रखा हुआ है, गधा बेचारा लंगड़ाता हुआ चल रहा है ना। तो अब वो बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, जरा देखो। पहला कह रहा है गधे की उपयोगिता, भाई गधे का क्या उपयोग करना चाहिए, गधे का सामान ढोने के लिए उपयोग करना चाहिए, क्या ये समझाना चाह रहा है। दूसरा कह रहा है गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है, भाई इसका उपयोग हम ऐसे सामान ढोने के लिए भी कर सकते हैं, क्या ये सिखाने की कोशिश कर रहा है वो। तीसरा कह रहा है पशुओं का अधिभार और शोषण, क्या ये समझाने की कोशिश कर रहा है। आप खुद ब खुद सोच के देखो सर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो सर गधे की क्या उपयोगिता है, गधे का भार परिवहन के लिए भी यूज किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि भैया हम पशुओं के साथ कैसे ज्यादती कर रहे हैं। आरती मलिक वेरी गुड बेटा, कि पशुओं के ऊपर अधिभार, किस तरह से पशुओं का शोषण हो रहा है और हमें नहीं करनी चाहिए, इट्स ए नॉट ए गुड थिंग। तो यही टीचर बच्चों को पढ़ाने की, समझाने की कोशिश कर रहा है बच्चे कि पशुओं का अधिभार और शोषण कैसे हो रहा है
और हमें ये नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट ए गुड थिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पहला कह रहा है भैया ए और बी। गधे की उपयोगिता क्या बताएगा भैया टीचर? है गधा बेचारा लंगड़ा रहा है। देखो इसके अंदर क्वेश्चन में पैसे भी दिया होगा। जानवरों के बोझ, जानवरों के ऊपर किस तरह से बोझ पड़ा हुआ है, इस चीज़ के बारे में सिखा रहा है बेटा। इस क्लास के इस क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मनदीप गोदारा सर के नाम से। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सर। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है विद्यार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना आपको, ध्यान रखना पेपर में ये गलती बहुत होती है। क्या करना चाहिए पढ़ लेते हैं, क्या नहीं करना चाहिए ये कह रहा है। कौन सा काम है जो नहीं करना चाहिए? नहीं कह रहा है। ध्यान से देखना, ये नहीं वाली बड़ी कन्फ्यूजन होती है, बस यही गलत करवाती है पेडागोजी में क्वेश्चन। क्या कह रहा है? बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। पूर्व आकलन के साथ तुलना करने का मतलब होता है कि भैया बच्चे को पहले से ही प्री जो जज कर लेते हैं उसी के साथ, मतलब पहले जो बच्चे ने जो रिजल्ट आया था उसके साथ बच्चे का कंपैरिजन करना। शिक्षार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। बच्चों के कार्य को केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। बताओ सर कौन सा काम नहीं करना चाहिए? सोचो, खुद सोचो। एक शिक्षिका है जो शिक्षार्थियों का आकलन करती है। आकलन मतलब उसको देखती है कि भैया इस बच्चे ने कितना सीखा, इस बच्चे ने कितना सीखा, तो उसके अंदर उसे कौन सा काम नहीं करना चाहिए? तो उसे कौन सा काम नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड आरती, वेरी गुड बेटा। तो बच्चों के कार्य को केवल कुछ ही पक्षों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना बेटा, हर एक पॉइंट्स के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है ना। हर एक एवरी पॉइंट्स के ऊपर, हर एक पॉइंट्स के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ये काम बच्चे को नहीं करना चाहिए, केवल कुछ ही तथ्यों के ऊपर, कुछ ही पक्षों के ऊपर उसका ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बाकी सारे काम करने चाहिए। भाई पहले उसने कितने अंक हासिल किए थे, अब वो क्या कर रहा है, मतलब पता होना चाहिए ना भाई, पहले उसने क्या किया था, अब क्या कर रहा है, कैसे कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये करना चाहिए। सीखने की क्षमता पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे की सीखने की क्षमता कितनी हो रही है, क्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। कार्य संबंधित गुणात्मक उल्लेख, भाई कार्य को लेकर के कितने उसके अंदर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आए हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी, मतलब गुणात्मक उल्लेखन करना। आगे बढ़ते हैं सर। अगला कह रहा है, अगले क्वेश्चन में पढ़ो, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? ये नहीं वाले खा गया भाई, इसमें भी नहीं पूछ लिया, कौन सा नहीं है बताओ, शाबाश। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? आप एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हैं, अब टीचर लग गए, तो आप अपने हिसाब से सोच के बताइए, इस क्वेश्चंस को पढ़िए और आपके हिसाब से देखिए कौन सा नहीं हो सकता। पहला कह रहा है विज्ञान के आधारभूत परतों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। ये भाई साहब ये पहला ही गलत है है ना, पहला ही गलत हो जाएगा भाई, सब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अपने को, है कि नहीं? क्यों भैया, रट्टा मारकर याद करना इट्स नॉट ए गुड थिंग यार। विज्ञान के तथ्यों को, विज्ञान के फैक्ट्स को रट्टा मार के थोड़ी याद किया जाता है, उनको समझ के याद किया जा सकता है ना। विज्ञान रट्टा मारने से याद ही नहीं होता, उसको समझा जा सकता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही पूछा है। असाइनमेंट होते हैं ना, असाइनमेंट देते हैं बच्चों को स्कूल में, तुमने भी असाइनमेंट बहुत किए होंगे, ठीक है, कभी गए हो तो स्कूल में, कॉलेजेस में होते थे। ये कह रहा है असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। कह रहे हैं कि बच्चे को अभ्यास कराने के लिए हर रोज़ डेली असाइनमेंट देना चाहिए। दूसरा कह रहा है असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए, असाइनमेंट मूल्यांकन का सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट के बेस पे मूल्यांकन करना चाहिए। अगला कह रहा है असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है। ये कह रहा है कि असाइनमेंट जो बच्चे को देते हैं वो क्या करता है, वो बच्चे के अंदर, बच्चे को उस असाइनमेंट से रिलेटेड अदर प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित करना, उनको इकट्ठा करना, उसकी स्किल को डेवलप करना और उसको एक अच्छा एक मौका देता है, एक अच्छा अवसर देता है कि वो अपने इस असाइनमेंट को लेकर, असाइनमेंट एक प्रकार का प्रोजेक्ट होता है
वो क्यों दिया जाता है? बच्चों को प्रोजेक्ट देने का उद्देश्य ही यही होता है। ऑप्शन सी मेरे को सही लग रहा। माता पिता भाई बहन के द्वारा प्रतिभा, माता पिता भाई बहन का लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करना। असाइनमेंट क्या करता है? जो शिक्षार्थी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको असाइनमेंट क्यों दिया जाता है? ताकि वो उस एक स्पेशल प्रोजेक्ट के ऊपर कोई जानकारी हासिल करें और जानकारी हासिल करके वो अपने विचारों को उसके अंदर डालें और सोचे समझे। ये बच्चे के पास एक मौका होता है, वो अपनी स्किल को सुधार सकता है इस तरीके से। इज़ ए वेरी गुड मेथड। इससे बच्चे की बहुत ज़्यादा नॉलेज इंप्रूव होती है। इसीलिए असाइनमेंट दिए जाते हैं ताकि बच्चा इस पढ़ाई लिखाई के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा भी सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, उसका मेंटली डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, उसका मानसिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, यह कह रहा है किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाई साहब, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? भाई उनको कोई एक काम करना है सर, कोई भी उनको एक वो करनी है, एक्टिविटी करनी है। किसी भी एक्टिविटी के लिए ना वो क्या बना रहा है, वो ग्रुप बना रहा है स्कूल के अंदर, क्लास में। तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों का समूह अलग हो। दूसरा कह रहा है अनुसार समूह बनाए, केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हो, या सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो क्या मकसद होना चाहिए टीचर का? क्या मकसद? कि लड़के लड़कियों को अलग। भाई अभी तो कह रहे हैं लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता है ना, लड़के लड़के के समान है। तो पहला बिल्कुल, किसके अनुसार समूह बनाए? केवल 2 ही समूह बनाए। ऐसा किसने कहा? कहाँ, कौन सी बुक में ऐसे लिखा हुआ कि 2 ही समूह बनाए? तो भैया मेन जो उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका पर्पज होना चाहिए कि सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। वो ये देखें कि भैया जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो उस एक्टिविटी के अंदर, जो उस प्रतिक्रिया के अंदर, क्रियाकलाप के अंदर भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उन सभी की सहभागिता, यानी कि उन सभी का प्रॉपर वहां पर उस एक्टिविटी के अंदर रोल है या नहीं है, या वो सभी सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस चीज को वो सुनिश्चित करें। इसी चीज का वो ध्यान रखे ग्रुप बनाते समय कि राम राम भाई दीपक कुमार, कि ग्रुप बनाते समय ये बात ध्यान रखें कि भैया सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट है वो उसके अंदर सहभागी है कि नहीं है, वो उसके अंदर अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, इस चीज़ को ही उसे ध्यान में रखते हुए ही उसे क्या बनाना चाहिए मेरे भाई, ग्रुप बनाने चाहिए अपनी एक्टिविटी के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये तरीका सही है ना भाई पढ़ाने का, है ना, मज़ा आता है ना ऐसे पढ़ने में, है ना। चलो भाई बढ़िया। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार। ये कह रहा है ईवीएस की जो पाठ्यपुस्तक है, मतलब उसकी जो पुस्तक है, बुक है, उसके अंदर रेलवे टिकट का नमूना दिखाया, रेलवे टिकट का एक उसको प्रोजेक्ट दिखाया बच्चे को, ठीक है। तो अब वो बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं, अब बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं, है ना। देखो, छात्रों के लिए रेल किराए के बारे में बताना। छात्रों को ऐसे बताते हैं कि बेटा देखो, ये देख रेल में इतना सस्ता किराया लगता है, बस में ना जाया करो, बस में इतना महंगा लगता है, ऐसे लगते हैं। दूसरा, उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्तकारों के ज्ञान प्रदान करना। भाई टिकट में इस चीज़ का यूज किया जाता है। दूसरा कह रहा है निर्णय लेने के लिए छात्रों के लिए कौशल। भाई निर्णय लेने के लिए, भाई टिकट रेल का है, निर्णय क्या लेगा इसमें। वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने, अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना होता है बेटा, ठीक है। यही सही होता है, बाकी सारे के सारे आंसर बिल्कुल ही गलत हुए हैं, है ना, बिल्कुल ही गलत हुए। ऑप्शन डी बहुत सही आंसर। आरती, साक्षी वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। दीपक कुमार बहुत अच्छे। चलो, तुम्हें तो सब कुछ आता है भाई साहब, तुम तो लग गए बस मास्टर। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, है ना। देखो, मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम टीचर लग गए, तो आप क्या करते हैं, आप बच्चों को क्या कहाँ लेके जाते हैं, बच्चों को आप चिड़ियाघर लेके जाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि बच्चों को चिड़ियाघर लेके जाएं।
ठीक है, तो निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? ये भी नहीं, फिर आगे ध्यान रखना बेटा, ये नहीं वाला जरूरी होता है। ठीक है, बताओ कौन सी एक्टिविटी करने की परमिशन आप नहीं देंगे बच्चों को? आप बच्चों को चिड़ियाघर ले गए, आप बच्चों को चिड़ियाघर के बारे में कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल है ना, बच्चा जाएगा तो अब बहुत अच्छे से वेल एंड गुड तरीके से सीख पाएगा। कौन सी एक्टिविटी नहीं करने देंगे बेटा? ये कह रहा है चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीर लेना जिन्हें वे वहाँ दिखेंगे, उनके तस्वीर नहीं लेने देंगे। चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपने ड्राइंग व किताबें अपने साथ ले जाना। दूसरा कह रहा है चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों के द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। तो आप बच्चों को चिड़ियाघर लेके जा रहे हैं, न कि आप वहाँ पर चिड़ियाघर में खाना खिलाने जा रहे हैं। तो ये एक्टिविटी आप बिल्कुल नहीं करने देंगे। बाकी की एक्टिविटी है जो बिल्कुल कर सकते हैं सर, वहाँ उसकी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, ताकि फ़ोटो लेंगे तो बच्चे उस फोटो को देख के अपने बाकी की पीछे की चीज़ों को क्या कर पाएंगे मेरे बच्चों? रिवाइज कर पाएंगे, हाँ कि ना। दूसरे चिड़ियाघर में वो कुछ भी देखते हैं, उनका अगर वो चित्र बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो उसका मेंटली डेवलपमेंट होता है, उनका विकास होता है। ठीक है। दूसरा, भाई जानवरों के लिए बहुत सारा खाना क्यों लेके जाएंगे? चिड़ियाघर में जानवरों को ऑलरेडी खाना मिल रहा है सर, इसीलिए तो वो चिड़ियाघर में है, आपको खाना लेके जाने की ज़रूरत नहीं। और आप उनको खाना खिलाने नहीं जा रहे, आप चिड़ियाघर में जानवरों को खाना खिलाने नहीं जा रहे, अपने बाहर जो कुत्ता बिल्ली घूम रहे हैं उन्हीं को खिला दो। वहाँ क्यों खिलाने? वहाँ आप लोग क्या करने जा रहे हैं? बच्चों को चिड़ियाघर में जानवरों के अंदर कौन सा जानवर क्या खाता है ये भी है, ठीक है, उसको भोजन खा रहा है, वो भोजन का पता लगाने के लिए भाई कौन सा भोजन वो खाता है, उसके पास खाना कहाँ से आता है, बच्चे के अंदर अपने को उसकी नॉलेज देनी है। बच्चे को ये थोड़ी करना, वो भूखे थोड़ी मर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को जो समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। ये सर वही बात आ गई, थोड़ी देर पहले मैंने कहानी वाली बात कही थी ना। ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने, किसी भी फैक्ट्स को समझाने के लिए आप कविताओं और कहानियों का वहाँ पर यूज करते हैं। क्यों करते हैं सर? पहला कह रहा है पाठ को सुखद और रोचक बनाने के लिए, या विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने के लिए छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में, शिक्षार्थियों के बीच भाषा और संस्कृति विविधता का ख्याल रखने में, छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? यहाँ पर यही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की जो प्रकृति है उस प्रकृति की कल्पना कराने और उसका पता लगाने के लिए बच्चे के अंदर उसकी क्षमता, उसकी एबिलिटी को बढ़ावा देने ही हमारा मुख्य लक्ष्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसीलिए हम कविताएं और कहानियां बताते हैं ताकि बच्चा उसको इंटरेस्ट लेके सुने और विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की वो उसी तरह से कल्पना करे, उसी तरह से इमेजिनेशन अपने दिमाग में करें, जिससे बच्चे के अंदर उसको समझने की, किसी चीज़ को जानने की बड़ी इच्छा रहती है। सर देखो, कोई स्टोरी आप बताते हो ना, स्टोरी के अंदर हमेशा एक एक्साइटमेंट रहती है। कोई भी स्टोरी आप कहीं भी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, कोई भी स्टोरी आप कर रहे हो, तो उस समय आपके अंदर एक इच्छा रहती है, एक एक्साइटमेंट रहती है कि आगे क्या होगा कहानी में। तो वही चीज़ बच्चे में डेवलप करनी होती है, वही जो इमेजिनेशन है वही डेवलप करना स्टोरी टेलिंग या कविता, पोइट्री बताना होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों का प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि वह संकेतक है। ये कह रहा है चलो, ये कह रहा है ईवीएस जो वर्ग होता है, मतलब इन्वायरमेंट जो भी हम पढ़ रहे हैं किसी में भी होता है, ईवीएस का कोई स्पेशली नहीं होता। बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है भाई। बच्चों के प्रश्न, बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो बच्चों के जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्यों है इतने इम्पोर्टेंट? बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछे मेरे बच्चों, वो इम्पोर्टेंट है। काहे? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो किसके इंडिकेटर हैं, संकेतक है। ये कह रहा है वो किसके संकेतक है, किसके इंडिकेट करते हैं, किस बात को इंडिकेट करते हैं, वो किस बात को चिन्हित करते हैं। पहला, बच्चों को क्या नहीं पता, क्या वो बच्चों के क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें ये पता है कि बच्चे को इसके बारे में नहीं पता, क्या ये बता रहे हैं वो? या दूसरा, बच्चे क्या जानना चाहते थे,
तीसरा, यह स्वीकार करता है कि शिक्षक को समझाने में सक्षम नहीं था इसलिए बच्चों ने क्वेश्चन किए हैं। ये है बिल्कुल नहीं। बच्चों के याद रखने की क्षमता को दिखाते हैं, भाई बच्चों को याद ही नहीं रख, कल पढ़ाया मैंने याद नहीं करके, तो ये कतई नहीं होता सर। एक्चुअल में बच्चों के क्वेश्चंस हमारे लिए मायने रखते हैं। अगर आप टीचर हैं, आप बच्चों से क्वेश्चन, बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको बच्चों का ये पता चलता है कि यार ये सामने वाला बच्चा सीखना क्या चाहता है, ये जानना क्या चाहता है ना, ये क्या सीखना चाहता है। तो बच्चों के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें एक इंडिकेट करते हैं, वो हमें एक दिखाते हैं। अब आप मेरे से आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आपके क्वेश्चंस मुझे इंडिकेट किस तरह से करेंगे? मुझे इंडिकेट ये नहीं करेंगे कि आपको कुछ नहीं आता, आप जहाँ से पढ़े हो टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया। वो क्वेश्चंस इंडिकेट करेंगे कि भैया आप मेरे से जानना क्या चाहते हैं, आप मेरे से क्या पूछना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, हाँ क्या ना। आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे क्या होगा, मुझे ये पता चलेगा कि हाँ यार ये दीपक है ना, ये जानना चाहता है, ये आरती है ना, ये जानना चाहती है, ये साक्षी है ना, ये जानना चाहती है, ये जानना चाहते हैं। ये क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल और त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। वो फसल और फेस्टिवल्स दोनों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो यह उसकी बच्चों की किस में हेल्प करेगा? क्यों कर रहे हैं वो चर्चा बच्चों के साथ, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों में ये किस में हेल्प करेगा बताओ? पहला कह रहा है इन त्योहारों के बारे में जानने में हेल्प करेगा। दूसरा कह रहा है हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध से मौजूद विविधता को समझना। तीसरा कह रहा है उसके अनुभव के अर्थ प्रदान करना। चौथा कह रहा है भैया ए और बी दोनों। तो क्या हो सकता है बताओ, सोचो क्या हो सकता है? पहली बात तो भाई साहब इसमें उसके अनुभवों का अर्थ प्रदान करना। भैया उस फसल को लेकर के, उस त्योहार को लेकर के टीचर का क्या अनुभव है, ये तो कतई ना बनता सर। नहीं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं वो? उसके अपना एक्सपीरियंस थोड़ी डिस्कस करते होंगे यार। तुम लोग टीचर बनोगे, तुम अपने एक्सपीरियंस डिस्कस थोड़ी करोगे। नो नो यार हम ना वो वहाँ पे गए, कहाँ गए, लॉकडाउन लग गया, घर का ने बाहर नहीं जाने दिया, कणक काटनी पड़ी। कणक काटते समय तुम्हारा क्या अनुभव था? ऐसा कुछ भी नहीं करे। इन त्योहारों के बारे में जानने, बिल्कुल बेटा बच्चा त्योहारों के बारे में जाने कि कौन सा फेस्टिवल कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या पर्पस होता है उसके पीछे। दूसरा, हमारे देश में कटाई की जो प्रक्रिया है उससे संबंध में मौजूद क्या क्या डाइवर्सिटीज़ हैं, फसलों को किस तरह से हम लोग काटते हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, इनके बारे में मदद करना। तो ए और बी दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, दोनों ही चीज़ों के बारे में हम बच्चे को सिखाना समझाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्यपुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? वह ईवीएस की जो पाठ्यपुस्तक है उसके अंदर कुछ बच्चों के क्या होते हैं, पहेलियाँ दी जाती हैं और कुछ पजल्स दी जाती हैं। उन पजल्स को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ये देखो फिर आगे नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है मेरे बच्चों, हमेशा हमेशा ध्यान से पढ़ना है। पहेली और पजल देने का कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला कह रहा है छात्रों को आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना। दूसरा कह रहा है छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, छात्रों के मन को भ्रमित करना, छात्रों के मन को भ्रमित करना और उससे भ्रम का आनंद लेने देना। कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है सर, छात्रों के मन को भ्रमित करना हमारा उद्देश्य नहीं होता। हम भ्रमित न करके छात्रों को उसको उस भ्रम का आनंद लेने देना। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बच्चों को पहेली और पजल क्यों दी जाती है? ताकि बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हो, बच्चा सोच सके, बच्चे के अंदर स्किल डेवलप हो, चिंतन है ना, बच्चे के अंदर आत्मिक चिंतन पैदा हो, उसके अंदर भाई अंदर बच्चे के मन में थॉट पैदा हो कि अच्छा ये बात है, ऐसे हैं। और पजल्स मिलती है बच्चे के अंदर डेवलपमेंट, विकास होता है सर। बच्चा उस पहेली और उस पजल को सोचने के लिए दिमाग के ऊपर जोर देगा तो उसके अंदर क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानचित्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल क्या है? ये कह रहा है आप बच्चों को मैप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैप पढ़ा रहे हैं, तो मैप पढ़ाने के लिए उसके लिए आवश्यक कौशल में शामिल क्या है? ठीक है, मैप को पढ़ने के लिए
ये कह रहा है मैप को पढ़ने के लिए, सोरा पढ़ाने के लिए नहीं है। मैप को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। भाई कौन सी स्किल आपके अंदर होनी चाहिए मैप को पढ़ने के लिए? मैप को पढ़ने के लिए उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल होना चाहिए। भाई ड्राइंग और पेंटिंग का और मैप का कोई लेना देना नहीं है ना। दूसरा कह रहा है एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता होनी चाहिए। भाई कम्युनिकेशन होने चाहिए भाई साहब, पूरा अर्थपूर्ण समझना उसको। स्थान, दूरी, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता, है ना, ये गुण शामिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी कि भाई कौन सा स्थान कहाँ है, कौन सा स्थान किस स्थान से कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है। अगर ये पता हो जाए हमें, ठीक है, दूरी भले ही ना पता हो लेकिन स्थान और डायरेक्शन अगर पता है आपको कि मैप में कौन सा किस दिशा में कौन सा स्थान है, तो आप उसको क्या करेंगे, समझ पाएंगे सर। दूरी को भी समझ पाएंगे आप लोग, है ना, दूरी भी उसके अंदर दी जाती है। तो मैप को पढ़ने से आपके अंदर इस कौशल का विकास होगा, है ना। मैप को पढ़ने से आपके अंदर स्थान को जानोगे आप, उनकी डायरेक्शन, भाई किस दिशा में, भारत के किस दिशा में अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना है, अमेरिका किस दिशा में पड़ता है, ठीक है, नेपाल कहाँ है, कौन सा क्या बॉर्डर लगा रहा है, इधर ईस्ट के अंदर अपने बर्मा है, म्यांमार है ना, ये कौन से स्टेट के साथ किस डायरेक्शन में ये है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन से हैं अपने, पढ़ा है ना हम लोगों ने सारे के सारे, उसमें मैपिंग वैपिंग हमने पढ़ी है बहुत सारी सर। तो उसमें कौन सा किस प्रकार का क्या कौशल है मेरे बच्चों, तो इसमें बस यही है, इसी प्रकार का ही कौशल है उसके अंदर। हाँ के ना बताओ, क्लियर है भाई, हाँ के ना। तो ये तरीका सही लगा मेरे को। क्वेश्चंस अभी करेंगे हम लोग 3 4 5 क्लासेस में, ठीक है, हम क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी आज की क्लास में हम लोग, ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्या होगा भाई, देख क्वेश्चन लिखना भी भूल गया ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर इसी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चाहिए इनकी, तो आप अपना जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर मनदीप गुदारा सर लिखोगे टेलीग्राम पे, तो मिल जाएगा, सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। क्लास कैसी लगी भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और ये अपना सीटेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखो मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट पर्सन यहाँ से आएंगे, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि पर्सन किस तरह से आते हैं, ठीक है, क्लियर भाई। तो चलिए मेरे भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द।